दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो वे कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं जिनको आपको खरीदने से बचना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट और आप सभी का स्वागत है। तो ऐसी चार प्रॉपर्टियां हम बताएंगे, उनको आपको दोस्तों नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। तो डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पहली कंडीशन है स्थायी कब्जा ना होने पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है कब्जे को विशेष महत्व देता है। और दोस्तों अगर आपका कब्जा नहीं है उस प्रॉपर्टी पर, जिस व्यक्ति का से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी पर, उस जमीन पर, उस प्लॉट पर स्थायी कब्जा नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर आप उससे परचेज कर लेते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं ले पाएंगे। और दोस्तों कब्जा लिए बिना उस प्रॉपर्टी का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो आपका पैसा जो है व्यर्थ जाने वाला है। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस प्रॉपर्टी पर जिस व्यक्ति से आप परचेज कर रहे हैं उस व्यक्ति का उस पर स्थायी कब्जा है या नहीं है। दूसरी कंडीशन है जमीन का नामांतरण ना होने पर। अक्सर हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि कोई प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री करा ली गई है और रजिस्ट्री कराकर ए ने बी को वह प्रॉपर्टी बेच दी है, और उसके बाद दोस्तों बी ने रजिस्ट्री कराने के बाद सी को बेच दी है, और दोस्तों सी ने डी को बेच दी है। तो रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करा ली गई है लेकिन उसका नामांतरण नहीं करवाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा समस्या आती है और जो है काफी ज्यादा डिस्प्यूट पैदा होने की यहाँ पर संभावना रहती है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण नहीं करवाते, आप उस प्रॉपर्टी के पूर्ण रूप से मालिक नहीं बनते हैं और आपके पास जो है उस प्रॉपर्टी का कब्जा भी होना चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, उसकी चार लोगों ने रजिस्ट्री कराकर उसको एक दूसरे को बेच दी है। अब आप नामांतरण के लिए जब जाएंगे तो आपको ए बी और सी तीनों की रजिस्ट्रियों की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने से बचना चाहिए। आप जो है उस व्यक्ति को साफ मना कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी अच्छी है और आपको जो है अच्छे दामों पर मिल रही है, तो आप जो है उस व्यक्ति को 1 या 2 महीने का समय दे सकते हैं और आप उससे कह सकते हैं कि आप इसका नामांतरण करवा के हमको दीजिए। तब जब प्रॉपर्टी आपके नाम आ जाएगी तब हम आपसे खरीदेंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपको स्वयं उस प्रॉपर्टी का नामांतरण करवाना है तो आपको उसकी चेन रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी। मतलब कि आप जैसे डी से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको दोस्तों ए बी और सी तीनों की रजिस्ट्रियों की आवश्यकता होगी, तब जा करके आपका नामांतरण होगा। तो ये दोस्तों काफी मुश्किल भरा काम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई पुरानी रजिस्ट्री है, ऑफलाइन रजिस्ट्री है, तो उसका डिटेल निकालना, उसकी कॉपी निकालना, वो सारी प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली और खर्चीली हो सकती है। या फिर उस प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा हो, या फिर किसी न्यायालय में उसकी कोई सुनवाई चल रही हो, या फिर जो है नामांतरण पर रोक भी लगाई गई हो। तो ये सारी प्रोसेस जो अगर आप करेंगे तो आपको जो है पता चलेगा कि कहाँ पर जो है इस प्रॉपर्टी पर कोई परेशानी है। तो हम ये कहेंगे कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको आपको जो है बचना चाहिए। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन बताना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति के नाम पर वो प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति के नाम पर ना कराने पर। मतलब कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है ए के नाम पर, लेकिन दोस्तों आपको बी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और बी व्यक्ति कह रहा है कि ये जमीन आप खरीद लो, इस जमीन में ऐसा है, ये जमीन की इतना रेट है, इतना साइज है, ये सारी चीजें हैं। अब अगर आप बी व्यक्ति से जमीन की बात कर रहे हैं और बी व्यक्ति के नाम पर वह प्रॉपर्टी नहीं है, वह प्रॉपर्टी ए व्यक्ति के नाम पर है, तो आपको काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। और जनरली दोस्तों हम देखते भी यही है, लोग क्या करते हैं, या तो लोग जो है दोस्तों पावर ले लेते हैं, और या फिर जो है दूसरे व्यक्ति पर जो है कमीशन लेकर प्रॉपर्टी बेचते हैं, और जो है या फिर प्लॉटिंग वगैरह का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि एग्रीमेंट कर लेते हैं ए व्यक्ति से और जो है प्लॉट खुद बेचते हैं और रजिस्ट्री जो है ए व्यक्ति से करवाते हैं। मतलब कि अब ऐसी कंडीशन में होता यह है कि जिस व्यक्ति ने प्लॉट के लिए जमीन खरीदी है उसने अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो ए व्यक्ति रजिस्ट्री कराने से मना कर देता है और जिसने प्लॉट लिया है वो फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बचना चाहिए। जिस व्यक्ति के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है उसी व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीदें, ताकि आपको कोई भी जो है कानूनी उलझन में आप ना उलझें।
अब दोस्तों चौथी कंडीशन है कि अगर आपको कोई जमीन फर्जी लग रही है तो आप जो है उसकी जानकारी निकलवाइए, उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी को लीजिए। अब अक्सर ये होता है कि कोई प्रॉपर्टी है, बाईपास पर है, अच्छी लोकेशन पर है, अच्छे कम रेट में मिल रही है और आप उस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ये डाउट भी लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी कहीं फर्जी तो नहीं है, कहीं दस्तावेज इसके फर्जी तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब दोस्तों होता यह है कि बाईपास के आसपास की जो जगह होती है वो जो है लगभग गवर्नमेंट की जगह रहती है और कहीं कहीं जो है सरकारी जगह भी होती है, सरकारी जमीन भी होती है। तो लोकेशन आपको अच्छी लग रही है लेकिन आपको डाउट लग रहा है तो आपको उसकी जानकारी निकलवाना चाहिए। और आप जानकारी दोस्तों कैसे निकलवा सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको तहसील कार्यालय जाना चाहिए और उस जमीन के खसरे नंबर से उसका 1959 से लेकर के वर्तमान तक के सारे खसरे आपको निकलवाने चाहिए। 1959 से लेकर अगर आप वर्तमान तक के सारे खसरे निकाल लेंगे तो उसकी जमीन की सारी कुंडली आपके हाथ में आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको या तो आप स्वयं या फिर किसी एडवोकेट की हेल्प लेकर उसका सारा डिटेल आप मिलाइए। पहले से ये जमीन किसके नाम थी, कहीं गवर्नमेंट जमीन तो नहीं थी, कहीं सीलिंग की भूमि तो नहीं थी। इस प्रकार से आप उसका डिटेल देख सकते हैं। उसको आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी सही है और इस व्यक्ति के नाम इससे इसके नाम आई, फिर इसके नाम आई और आज इस व्यक्ति के नाम पर आ रही है, तो डिटेल आप निकलवा लेते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी को खरीदने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में भी आप उसकी सर्च करवा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर कोई लोन वगैरह तो नहीं है या फिर कहीं किसी संस्था द्वारा ये बंधक तो नहीं है। तो सारी प्रोसेस आप कर लेते हैं। आप तहसील कार्यालय में जाकर देख सकते हैं कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई वाद विवाद तो नहीं चल रहा है। अगर सारी चीजें अगर आप स्वयं नहीं करना चाहते हैं तो आप एक एडवोकेट को नियुक्त कर सकते हैं और एडवोकेट से आप सर्च रिपोर्ट बनवा सकते हैं। सर्च रिपोर्ट में एडवोकेट सारी डिटेल निकालेंगे, सारी जानकारी लेंगे और उसके बाद अपने लेटर पेड पर लिख कर देंगे कि ये प्रॉपर्टी पर क्या क्या इशू है या फिर कोई भी इशू नहीं है। तो ये सारी प्रोसेस आप कर लेते हैं। उसके बाद आपको पेपर में जो है नोटिस जारी करना, इश्तहार निकलवाना चाहिए और नोटिस में आपको लिखना चाहिए कि फलानी व्यक्ति मैं खरीदने वाला हूं और मेरा जो है इस व्यक्ति के साथ में एग्रीमेंट हुआ है इस संपत्ति को लेकर के। अगर कोई व्यक्ति को किसी को अगर कोई आपत्ति है तो वह जो है 8 दिन या 15 दिन का आप समय दे सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकता है। तो ये सारी लीगल प्रोसेस आप कर लेते हैं तो आपको जो है परेशानी नहीं आएगी और आप कानूनी तौर पर जो है मजबूत रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो आपको ऐसी प्रॉपर्टियां नहीं खरीदनी चाहिए और ऐसी कंडीशन जो हमने आपको बताई हैं, अगर ये कंडीशन किसी प्रॉपर्टी पर लागू होती है तो आपको उसको खरीदने से बचना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें।